सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान के सीरीज के बारे में बात करेंगे। आज विज्ञान का ये पहली क्लास है, मीन्स सीरीज का ये पहला क्लास है। और हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और उनको अच्छी तरीके से देखेंगे। प्रत्येक ऑप्शन के बारे में देखेंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर हम बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हैं और प्रत्येक ऑप्शन को सही तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इससे आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु और लघु, ये भी आपका साथ ही साथ में तैयार हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम उसको डिटेल में समझेंगे, प्रत्येक ऑप्शन को समझेंगे, जो देखेंगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है उसको और भी अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, वह जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। यानी जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम और तीसरा ऑप्शन है कैम्बियम और इनमें से कोई नहीं। पहली चीज तो कैम्बियम ये होगा ही नहीं, एकदम गलत है। ये दो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इनका कोई अर्थ नहीं है। रही बात जाइलम की और फ्लोएम की, तो अब इन्हीं दोनों में से एक सही है। और ये दोनों का काम ही है, एक का खनिज लवण का काम होता है और एक होता है जल का संवहन कर जल को पहुंचाना और एक खनिज को पहुंचाना होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि खनिज लवणों का जो संवहन करता है वो कौन करता है। तो जो खनिज लवण का जो संवहन करता है वो जाइलम करता है। क्यों? क्योंकि जो वृक्ष आपका होता है, जो खनिज लवण उसको प्राप्त होता है जमीन से। कहाँ से? जमीन से प्राप्त होता है। और इसी के माध्यम से, यानी जाइलम के माध्यम से जो खनिज लवण होते हैं वो पूरे पूरे पौधे के तने और पत्तियों तक क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। ठीक है। क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। जाइलम जाइलम के माध्यम से खनिज लवण जो होते हैं, खनिज लवण मतलब इसको जो पोषक तत्व मिलता है, जो हमारे पेड़ को जो पोषक तत्व मिलता है वो खनिज लवणों के द्वारा मिलता है। और ये जाइलम के द्वारा प्रत्येक पार्ट्स में पहुंच जाता है, यानी इनके तनों में पहुंच जाता है। ये जाइलम हो गया, यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो जाइलम ही सही होगा। रही बात फ्लोएम की, तो फ्लोएम का काम क्या है कि जो हमारा जल होता है, जो ये फ्लोएम है, फ्लोएम का काम यही है कि जो जल को क्या करता है, ये जमीन तक लाने का कार्य करता है। फ्लोएम यानी ऊपर से पत्तियों के द्वारा जल क्या करता है? संचयित करता है और इसको जल को लाता है कहाँ पर? जड़ में लाता है। ये किसका काम है? ये फ्लोएम का काम है। फ्लोएम फ्लोएम का काम क्या होता है कि जो हमारा जल होता है, जल को वो तनों के माध्यम से होते हुए कहाँ पे चलाता है? उस वृक्ष के जड़ तक पहुंच जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? देखिए आ गया यहाँ पे। अब देखिए एक चीज ये है कि भोज्य पदार्थों का जो करता है, कौन करता है? फ्लोएम। भोज्य पदार्थ, क्योंकि भोजन का जो संवहन होगा कहाँ से होगा? पत्तियों द्वारा क्या किया जाता है? भोजन बनाया जाता है। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियां क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं। और वो भोजन फ्लोएम के माध्यम से कहाँ चलाता है? वृक्ष के जड़ में चलाता है। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। तो भोज्य पदार्थों का जो संवहन करता है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। और खनिज लवणों का जो संवहन करता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया गया है। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतर होता है पाया जाता है किसमें?
पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है। जो पर्णप्रतान होता है, ये क्या होता है? ये पत्तियों का रूपांतरण होता है। तो पत्तियों का रूपांतरण का मतलब ये हुआ कि जो मतलब इनकी पत्तियां क्या रहेंगी? कटी उटी टाइप की रहेंगी कुछ, जैसे मटर हुआ। मटर क्या होता है? ये पर्णप्रतान है। मटर जो होता है वो पर्णप्रतान के पत्तियों के अंतर्गत में आता है। क्यों? क्योंकि जो मटर होती है, मटर की जो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, कह लीजिए, या फिर इनका जो तना होता है वो खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है। ठीक है। इसको साकी पौधा कहते हैं। जो मटर होता है, इसको हम कैसा कहते हैं? साकी पौधा। साकीय पौधा। ये साकी पौधा होता है। इसका तना क्या होता है? खोखला होता है। इसका जो तना होता है, तना खोखला होता है। ठीक है। ये मटर की पर्णप्रतान जो है, पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतर होता है, पाया जाता है किसमें? मटर में पाया जाता है। सरसों में नहीं, सरसों में नहीं पाया जाता है, नीम में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, मक्का में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो ये मटर जो होता है, पर्णप्रतान पत्तियों का रूपांतर होता है। चौथा प्रश्न कह रहा है, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है जीरोफाइटा। बिल्कुल। जीरोफाइटा ये क्या है? ये मरुस्थल में उगता है। जो जो जीरोफाइटा होता है, यही मरुस्थल में उगता है। लेकिन अभी हम दो ऑप्शन और है, इनकी बात कर लेते हैं। तीन ऑप्शन। एक है एपीफाइटा। एपीफाइटा क्या होता है? ये जो होता है, यह आमतौर पे क्या होता है? समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे आपका शैवाल हुआ, इसको आप लिख सकते हैं। यह क्या होता है? यह समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण क्षेत्र में, क्षेत्र में पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक। जो एपीफाइटा होता है, ये समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे अब क्या हुआ? शैवाल हो गया। शैवाल, लाइकेन, ये सब क्या है? एपीफाइट के अंतर्गत आते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अब दूसरी बात आती है हाइड्रोफाइटा। तो हाइड्रो से आपको पता चल जा रहा होगा, हाइड्रो मतलब क्या? जल। हाइड्रो से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये जल से संबंधित होगा। तो हाइड्रोफाइटा के अंतर्गत जो भी आते हैं, ये क्या होते हैं? ये पानी वाले आवासों में क्या होते हैं? उगते हैं। पानी वाले आवास में पाए जाते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं आप कि यह पानी वाले आवास में उगते हैं। ठीक। थोड़ी सी पेन चलने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अब क्या हुआ? अब आप देखे होंगे हाइड्रोफाइटा जो पानी वाले आवास होते हैं, आप अच्छी तरीके से देखे होंगे जलकुंभी। कौन सा? जलकुंभी। इसको आप देखे होंगे। तो ये हाइड्रोफाइटा के अंतर्गत आएगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। जीरोफाइटा के अंतर्गत मरुस्थल में उगते हैं। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उसको जीरोफाइटा कहते हैं। और वे पौधे जो समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे शैवाल, लाइकेन, लाइकेन, ये सब क्या होते हैं? एपीफाइटा होते हैं, यानी एपीफाइट होते हैं। और हाइड्रोफाइटा यानी वे पौधे जो पानी वाले आवास में उगते हैं, उससे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर। कंडरा जोड़ती है। कंडरा जोड़ती है, तो इसको ध्यान रखिए। कंडरा जो होती है, ये किसको जोड़ती है?
तो कंडरा हमारी जो होती है ये पेशियों को किससे जोड़ती है? हड्डियों से। पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। हड्डियों को हड्डियों से नहीं, हड्डियों को हड्डियों से नहीं जोड़ती है। पेशियों को पेशियों से बिल्कुल नहीं। तंत्रिकाओं तंत्रिका तंत्र को पेशी से नहीं। ये जोड़ती है पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। तो कंडरा जो जोड़ती है वो जोड़ती है पेशियों को हड्डी से जोड़ती है। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह है स्टेपिज होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। ठीक है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो क्या होती है? स्टेपिज होती है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान प्रश्न है और प्रश्न आता भी है, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो क्या होती है? फीमर होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी, और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। तो दोनों बता दिया गया। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज और सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर। तो ऑप्शन के अनुसार असही है, सॉरी प्रश्न के अनुसार ऑप्शन असही है। छोटी हड्डी पूछा है तो स्टेपिज होगी। अगला प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? अरे कौन सा रोग है जो विटामिन की कमी से होता है? तो अपूर्णता रोग। अपूर्णता का मतलब होता है अस्वस्थ होना। तो अपूर्णता का मतलब होता है अस्वस्थ होना। अस्वस्थ होना, ये अपूर्णता का मतलब होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अस्वस्थ आदमी कब होगा? जब उसे विटामिन की कमी होगी। अपूर्णता मतलब अपूर्ण है वो, तो अपूर्णता रोग वही होता है, अस्वस्थ होना अपूर्णता रोग है। और अपूर्ण आदमी अस्वस्थ कब होगा? जब उसे विटामिन की कमी होगी। इसमें पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। हम दूसरा बात कर लेते हैं कैंसर की। किसकी? कैंसर की। तो कैंसर कतई विटामिन की कमी से नहीं होता है। कैंसर क्या होता है? यह शरीर की कोशिकाओं का एक रोग होता है। यह शरीर की कोशिकाओं का क्या होता है? रोग होता है। और यह ऐसा तब होता है जब कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से क्या होती जाती हैं? बढ़ती जाती हैं। जो कैंसर होता है, ये इसको अगर हम लिखना चाहें कैंसर के बारे में, तो देखिए जो कैंसर होता है, कैंसर यह शरीर की क्या होता है? यह शरीर की शरीर की कोशिकाओं का कोशिकाओं का रोग है। रोग है। ऐसा तब होता है जब क्या? ऐसा तब होता है, तब होता है जब कोशिकाएं क्या हो जाएं? जब कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ती जाएं। तरीके से बढ़ती ही जाती हैं। जाती है। और इसके करती क्या है कि जो हमारा हेल्दी टिश्यू होते हैं, हेल्दी जो हमारा ऊतक होता है उसको क्या कर देती है? नष्ट कर देती हैं। यानी जो स्वस्थ ऊतक होते हैं, यह स्वस्थ ऊतक को नष्ट कर देती हैं। नष्ट कर देती हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया कैंसर से। तो कैंसर क्या है? यह शरीर की कोशिकाओं का रोग होता है और ऐसा तब होता है जब कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ती जाती हैं। और ये क्या करता है? मेनली रूप से जो हमारे स्वस्थ ऊतक होते हैं तो उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो यहाँ विटामिन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं सही है।
बात आती है टीबी की। तीसरा ऑप्शन टीबी है। तो टीबी जो होता है ये ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक संक्रामक रोग होता है। ये क्या होता है? ये एक संक्रामक रोग होता है। ये दूषित हवा, अगर टीबी से ग्रसित या कोई दूषित हवा से कोई ग्रसित होगा, अगर वो फ्री वातावरण में इसी तरीके से घूमता रहेगा, तो उसे खांसने से सांस, जो बैक्टीरिया निकलेंगे, और अगला जो पर्सन सांस लेगा तो वो ग्रसित हो जाएगा उससे। तो ये एक संक्रामक रोग है। इसमें विटामिन का कोई रोल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। तो इसमें जो अपूर्णता रोग होता है यही विटामिन की कमी से होता है। अपूर्णता रोग का मतलब होता है अस्वस्थ होना। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है, आठवां प्रश्न कर रहा है, एक गज होता है, तो आपको पता होना चाहिए एक गज बराबर कितना होता है? 3 फीट होता है। सिंपल प्रश्न है। भूमि से नवा प्रश्न, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। कौन? भूमि से भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। अगर ये पौधा है, कि इसको स्थिर कौन रखा हुआ है? तो सिंपल सी बात है, इसका जो अंदर का जो जड़ होगा वही इसको क्या कर रखा है? स्थिर रखा है। और भूमि से क्या करता है? पोषक तत्वों को प्रदान करता है, यानी सॉरी, पोषक तत्वों को लेता है, खनिज लवणों को लेता है, जिससे ये क्या होता है? इसकी ग्रोथ बनी रहती है। तो वही कह रहा है, भूमि से जल क्या लेता है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। कौन है वो? वो है जड़। ऑप्शन अ सही है। 10वां नंबर की 10 नंबर का रहा है कि, एक मिनट, कह रहा है जलीय कीट भक्षी पौधा है। चार ऑप्शन दिया है, ड्रोसेरा, नेप्थीज, यूट्रिकुलेरिया, ये सभी। अगर हम कीट भक्षी पौधों की करें तो ये सभी है। कीट भक्षी पौधों की बात करें तो ये तीनों कीट भक्षी हैं, ड्रोसेरा भी है, नेप्थीज भी है और यूट्रिकुलेरिया भी है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है जलीय कीट भक्षी कौन सा है? क्या पूछ रहा है? जलीय कीट भक्षी कौन सा है? तो देखिए, पहली बात तो जो पौधे के बारे में आप जान लीजिए कि जो पौधे होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। क्या होते हैं वो? परपोषी होते हैं, मतलब वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है, इसलिए ये कीटों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। तो यहाँ पे विषय हमारा ये है कि जलीय कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो हमने बताया, जो पौधे होते हैं, पौधे के बारे में अगर आप समझेंगे, पौधे के बारे में, तो आपको पता है कि पौधे, अधिकतर पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, पोषी होते हैं। ठीक, परपोषी होते हैं। इन्हें क्या होता है? ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और नाइट्रोजन की आवश्यकता तब पूरी होगी जब ये कीटों का क्या करेंगे? भक्षण करेंगे। नाइट्रोजन की आवश्यकता तब पूरी होगी जब ये क्या करेंगे? कीटों का भक्षण। भक्षण, जब कीटों का भक्षण करेंगे तब जाके इनको नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जलीय कीट भक्षी कौन सा है? ये जो ड्रोसेरा है, ये ड्रोसेरा जलीय कीट भक्षी नहीं है। ड्रोसेरा हमारा जलीय कीट भक्षी नहीं है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो होता है, ये उष्ण, तो पेन में प्रॉब्लम है, चल नहीं रहा है अच्छे से। उष्ण कटिबंधीय, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और नेप्थीज की बात करें तो नेप्थीज जो होता है ये दलदली जगह में पाया जाता है। कहाँ पर? दलदली, ये दलदली जगहों में पाया जाता है। रही बात यूट्रिकुलेरिया की, तो यूट्रिकुलेरिया ये जो होता है ये जलीय कीट भक्षी पौधा यूट्रिकुलेरिया ही है। कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया, ये जली जल में पाया जाता है। इसे
ब्लैडर वर्ड्स भी कहते हैं। जो जली कीट बच्चे है इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैडर वर्ड्स भी कहते हैं। और ये जली वातावरण में पाया जाता है। ये कैसे कीटों का भक्षण करता है? ये थैली समान इनकी संरचना होती है, थैली जैसी संरचना होती है। और इसी को वो अटैक करके अपने उसमें भोजन को ले आके इकट्ठा कर लेते हैं और उसका भक्षण कर लेते हैं। इसे हम एसिडिया भी कहते हैं। तो समझना इतना ही है कि अगर यूट्रिकुलेरिया पूछेगा कभी भी अति लघु उत्तर में कि यूट्रिकुलेरिया किस तरीके का होता है, तो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, थैली नुमा। कैसी होती है? थैली जैसी संरचना होती है। थैली जैसी संरचना होती है। और इसे अन्य नामों से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैडर वर्ड्स। क्या? ब्लैडर वर्ड्स। ब्लैडर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग 10 प्रश्न तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम पेन में है, अच्छी तरीके से चल नहीं पा रही, सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम लोग 10 प्रश्न तक देख ले रहे हैं। इसके बाद इक्वेशन नंबर 11 से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। तो आई थिंक आपको अच्छी तरीके से इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो अगर प्लीज आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।